Okay, solid state में starting with the first one. Fill in the blanks by choosing the correct option. Metals often occur in dash condition. तो X में क्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन, अनाइसोट्रॉपिक, ये तीन ऑप्शंस हैं. आगे, individual crystals are randomly oriented, so a metallic sample may appear to be dash यानी isotropic या anisotropic, even though a single crystal is Z, मतलब anisotropic, crystalline या isotropic. So this is straightforward definition based. जो metals या metallic solids होते हैं, they are all crystalline solids. मतलब X हैज टू बी क्रिस्टलाइन, तो या तो ऑप्शन ए या ऑप्शन डी होगा. आगे, इंडिविजुअल क्रिस्टल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड, सो अ मेटलिक सैंपल मे अपीयर टू बी. Now, whenever there is a random orientation of the atoms or molecules inside a particular solid, then is it isotropic or anisotropic? Isotropic. Isotropic. लेकिन जो सिंगल क्रिस्टल है वो ऑब्वियसली अनाइसोट्रोपिक होगा, क्योंकि मेटेलिक क्रिस्टल्स आर क्रिस्टलाइन और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर अनआइसोट्रोपिक. मतलब आप अलग अलग डायरेक्शन में अगर प्रॉपर्टीज को मेजर करोगे तो उनकी वैल्यूज डिफर करती है, डिफरेंट आती है. लेकिन एमॉर्फस सॉलिड्स में क्योंकि रैंडम अरेंजमेंट है तो आप कोई भी डायरेक्शन ले लो, उनकी प्रॉपर्टी सेम ही आती है. तो एमॉर्फस सॉलिड्स जो है वो आइसोट्रोपिक होते हैं. ठीक है, तो इसमें बोला है कि इंडिविजुअल क्रिस्टल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड, सो अ मेटेलिक सैंपल may appear to be isotropic even though a single crystal is anisotropic. So the correct combination is option A. Next, solid X is a very hard solid which is electrical insulator in solid as well as molten state and has extremely high melting point. What type of solid is it? एक सिंपल हिंट दिया है कि एक ऐसा Covalent. सॉलिड जो इंसुलेटर है. वेरी गुड. जो इंसुलेटर है सॉलिड में भी और मोल्टन स्टेट में भी. अब अगर इंसुलेटर है तो मेटेलिक सॉलिड तो नहीं हो सकता. आयोनिक सॉलिड सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होता है बट मोल्टन स्टेट में तो कंडक्ट करता है. यहाँ पे बोला है मोल्टन में भी कंडक्ट नहीं करता, तो आयोनिक भी नहीं हो सकता. बहुत ही हार्ड सॉलिड है तो वो मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं होगा, बिकॉज वो तो सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं. तो रूलिंग आउट करने पर द ओनली आंसर इज ऑप्शन बी. Next, examples of few solids are given below. Find out the example which is not correctly matched. Ionic solids NaCl, ZnS. Is it correct? Yes. Yes. Covalent solids H2I2. No, these are molecular solids. Correct. Very good. These are molecular non-polar molecular solids. मॉलिक्यूलर के अंदर भी पोलार था, नॉन पोलार था और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स था. तो ये दोनों तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होने चाहिए, तो ये कॉम्बिनेशन करेक्ट नहीं है, आंसर बी है. मॉलिक्यूलर सॉलिड में आइज इज एन एग्जांपल, यस. मेटेलिक सॉलिड्स में मेटल्स एग्जांपल्स होते हैं लाइक कॉपर एंड टिन, यस. Next, for the structure given below, the site marked as S is a dash void. Which void is present at the edge center? Octahedral void. Octahedral void. तो
per the definition, OVs यानी octahedral voids are present at the body center BC and at the edge center. तो यहाँ आप देखोगे तो एजेस पे तो है ही, और उसके अलावा एक बॉडी सेंटर पे भी होता है. Tetrahedral voids are present at the center of small cube when this whole cube is divided into 8 small cubes. तो जब 8 छोटे छोटे क्यूब्स में आप इसको हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और बीच में से ब्रेक डाउन करोगे तो 8 क्यूब्स मिलेंगे. हर क्यूब के जो बॉडी सेंटर पे पोजीशन होगा दैट विल बी अ टेट्राहेड्रल वॉइड का पोजीशन, एंड क्यूबिक वॉइड इज सिंपली एट द center of the cube. Next, which of the following statement is not true about the voids? Octahedral void is formed at the center of 6 spheres which lie at the apices of a regular octahedron. If you remember, octahedral void was formed by how many atoms? Six. और उसको सिंपल वे में समझने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा ट्राइंगल और यहाँ पर एक छोटा सा ट्राइंगल, कुछ इस तरह से. तो ये जो पीछे वाला ट्राइंगल है दैट करस्पॉन्ड्स टू 3 एटम्स इन वन लेयर, और दूसरा जो है दैट करस्पॉन्ड्स टू अदर 3 एटम्स इन अनदर लेयर. तो अब यहाँ पर ये जो वॉइड बनता है दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड. So it is formed at the center of the 6 spheres, yes, which lie at the apices of a regular octahedron, yes, क्योंकि 6 स्फीयर को अगर सेंटर्स ज्वाइन करोगे तो वो ऑक्टाहेड्रन बनाता है, एंड उसी के रीजन की वजह से ही तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं इसको. तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है. There is one octahedral site for each sphere. True or false? अगर किसी सॉलिड में n स्फीयर्स होते हैं तो ओवीज कितने होते हैं? उतने ही होते हैं, और टीवीज उससे डबल होते हैं. तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? यस. एंड देयर आर 2 टेट्राहेड्रल साइड्स फॉर ईच स्फीयर. अगर n स्फीयर है तो टीवी तो डबल होता है. करेक्ट है क्या? Correct. यस. तो यही स्टेटमेंट बच जाता है, यही आंसर है, और ये करेक्ट नहीं है. पढ़ लेते हैं क्या है. Octahedral voids are formed when the triangular voids in second layer exactly overlap with similar voids in the first layer. नहीं. अगर आपको ध्यान है तो octahedral voids जो है वो triangular voids के थ्रू बनता है, जिसमें एक तरफ जो triangular void है वो आपका ऊपर वाले डायरेक्शन पे होगा, और दूसरा जो ट्राइंगुलर वॉइड्स है वो नीचे वाले डायरेक्शन में होगा. तो सिमिलर वॉइड्स नहीं होते हैं, वो ऑपोजिट होना चाहिए, इसलिए स्टेटमेंट गलत है. नेक्स्ट, इन ABC packing, if the number of atoms in the unit cell is n, then the number of tetrahedral voids in the unit cell is equal to 2n. 2n. Next, if the radius of an octahedral void is r and radius of atoms in close packing is r, the relation between chotu r and bada R is. What are these values related with?
रिलेटेड विथ रेडियस रेशियो। तो r प्लस अपॉन r माइनस जो है उसका एक रेंज है। द रेंज वर 0.155 टू 0.225, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आता है एंड वाइड ट्राइंगुलर होता है, एग्जाम्पल B2O3 हो जाएगा। सेकेंड है 0.225 टू 0.414, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, टेट्राहेड्रल वॉइड ZNS एग्जाम्पल। उसके बाद 0.414 से 0.732, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, वॉइड ऑक्टाहेड्रल एग्जाम्पल NaCl। एंड 0.732 से 1, कोऑर्डिनेशन नंबर 8, वॉइड क्यूबिक एंड एग्जाम्पल सीजियम क्लोराइड। और इसके रिलेटेड सारे डिटेल्स भी हमने डिस्कस किए हैं 3 क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, दैट इज ZNS, NaCl एंड CaCl। यस। तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है दैट इज बेसिकली रिलेटेड विद द कटायन, यानी ये छोटू r जो है वो r प्लस होता है। एंड रेडियस ऑफ एटम्स इन क्लोज पैकिंग इज कैपिटल R, वो एक्चुअली अनायन को रिलेट करेगा। तो आपको पूछा है कि r प्लस अपॉन r माइनस ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा तो कौन से रेंज के रिलेटेड होगा? ट्राइंगुलर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड क्यूबिक। तो क्या होगा? 0.414 से 0.732। करेक्ट। तो अब यहाँ 0.732 तो नहीं दिया है, और नॉर्मली हमेशा जो स्टार्टिंग वाला रेंज है उसको ही कंसिडर करते हैं इवन कैलकुलेशंस में। इसको लिमिटिंग रेडियस बोलते हैं, मतलब जस्ट स्टार्ट ऑफ द रेंज। तो r प्लस अपना छोटा r था, r माइनस बड़ा r है, उसका रेशियो 0.414 होता है, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट, अभी मैंने डिस्कस किया सिंपल मैच का कॉलम है 0.155 से 225, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 8। तो ए को मैच करता है थर्ड, एक ही ऑप्शन है, तो आंसर डी है। आगे बढ़ते हैं। A crystal lattice with alternate positive and negative ions has a radius ratio 0.524, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कौन से रेंज में है 0.524? ये वाले रेंज में है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। सीधा सीधा आंसर है ऑप्शन बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट, if 3 elements x, y and z crystallize in a CCP lattice with x atoms at the corners, y at the cube center, z at the edges, the formula of the compound will be। तो कॉर्नर्स पे अगर एटम प्रेजेंट है तो टोटल एटम्स with respect to all the corners will be how much? 1। 1, क्योंकि x जो कॉर्नर पे है कंट्रीब्यूशन 1/8 का होता है, कॉर्नर्स 8 होते हैं, तो टोटल एटम्स एट द कॉर्नर इज 1। फिर y बॉडी के सेंटर पे है, क्यूब के सेंटर पे है, क्यूब का सेंटर एक ही होता है, पूरा का पूरा एटम प्रेजेंट होता है, तो y भी 1 होगा। और z एजेस पे है, एजेस पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/4। 1/4, और एजेस कितनी होती है? 12। तो ये होना चाहिए 3। तो द फॉर्मूला शुड बी x y z 3, दैट्स ऑप्शन सी। क्लियर? Next, a compound is formed by two elements y and z. The element z forms CCP, यानी number of atoms per unit cell है 4, and atoms of y occupy 1/3 of the tetrahedral voids. Formula of the compound is। तो यहाँ पे ना डायरेक्टली एक स्टेटमेंट के रिलेटेड आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है। y जो है 1/3 ऑफ टीवी को ऑक्यूपाई कर रहा है,
और अगर कोई यूनिट सेल में Z एटम्स होंगे तो उसके टीवी कितने होंगे? क्योंकि सीसीपी में Z एटम्स है ना, by 3z. तो टीवी कितने होंगे? 2Z। चलेगा क्या? Yes, sir. तो y अपॉन z का रेशियो 2:3 हुआ, तो फॉर्मूला क्या हुआ? y2z3, y2z3, ऑप्शन ए। क्लियर? Yes, sir. Next, NaCl type crystal with a coordination number 6:6 can be converted into cesium chloride type crystal with coordination number 8:8 by applying high temperature, high pressure, high temperature and high pressure, low temperature and low pressure. अब इसका फंडा क्या है? जब NaCl टाइप के क्रिस्टल को हमने पढ़ा था, what was the value of Z, meaning the number of NaCl molecules per unit cell, कितने थे? NaCl सॉलिड के लिए जो Cl माइनस है that occupies the FCC lattice points, मतलब कॉर्नर और फेस सेंटर पे होगा, और Na प्लस जो है वो सारे ओवीज के पोजीशन पे होता है, ऑक्यूपाइज ऑल ओवीज। तो FCC lattice points के हिसाब से द नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस विल बी इक्वल टू 4, एंड ऑल ओवीज को अगर रिलेट करें तो एच सेंटर का 3 होता है, बॉडी सेंटर का 1 होता है, टोटल Na प्लस आयंस 4 होंगे, इसलिए Z ऑफ NaCl was equal to 4. This is how we derived. And coming to cesium chloride, इसमें the chloride was occupying the BCC, sorry, chloride was present at all the corners, और सारे कॉर्नर्स पे है, इसका मतलब नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस उस क्रिस्टल में 1 होगा, और सीजियम प्लस जो कि एक बहुत बड़ा कटायन है वो क्यूबिक वॉइड ऑक्यूपाई करता है, यानी बॉडी के क्यूब के सेंटर पे, तो वो भी 1 होगा, इसलिए Z ऑफ सीजियम क्लोराइड जो है वो 1 होता है। ठीक है, तो अब अगर मुझे NaCl क्रिस्टल को सीजियम क्लोराइड में कन्वर्ट करना है तो नंबर ऑफ एटम्स क्या हो रहा है यहाँ पर? नंबर ऑफ एटम्स 4 से 1 क्या हो रहा है? Decrease हो रहा है. डिक्रीज हो रहा है। तो अगर नंबर ऑफ एटम्स को डिक्रीज करना है तो शुड यू अप्लाई हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट? High pressure. हाई प्रेशर, क्योंकि 4 एटम से हमें 1 एटम पे जाना है तो प्रेशर हाई अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट एज प्रेशर इंक्रीजेस द कोऑर्डिनेशन नंबर इज चेंजिंग फ्रॉम 6 to 8, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर प्रेशर बढ़ने के वजह से बढ़ेगा, एंड कॉन्ट्रास्टिंगली टेम्परेचर इंक्रीज करो तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होगा। ठीक है, सो द आंसर इज हाई प्रेशर। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन फिगर। तो सबसे पहले अगर ये डायग्राम को एनालाइज करो तो जो पिंक वाले एटम्स है वो कहाँ कहाँ पर दिख रहे हैं? Where do you see the pink atoms? Corners and faces. कॉर्नर एंड फेस का सेंटर, मतलब ये FCC टाइप का लेटाइस है, और एक्स कहाँ कहाँ देख रहे हो?
दिस इज अ क्यूब, और ये छोटा सा क्यूब ऑफ द बड़ा क्यूब का सेंटर है जिसपे ये एटम प्रेजेंट है। तो आप देखोगे तो इस क्यूब के 8 क्यूब्स आपको दिखने चाहिए, दिख रहे हैं? Yes, sir. और उनमें से 4 के सेंटर्स पे ये एटम लगे हुए हैं। तो ये कौन सा वॉइड रिप्रेजेंट करता है? सेंटर ऑफ स्मॉल क्यूब ऑफ अ बिग क्यूब। ओवीज की पोजीशन ऑलरेडी बता दी है। टीवीज को मैंने स्टेटमेंट बोला था कि अगर एक क्यूब को आप 8 छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड करो तो उन छोटे क्यूब्स के बॉडी सेंटर पे जो एटम का पोजीशन है वो आपका टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। दिस पोजीशन रिफर्स टू द टेट्राहेड्रल वॉइड। बट सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स यहाँ पर ऑक्यूपाइड नहीं है। एक्चुअली 8 टीवीज होते हैं लेकिन 4 ही ऑक्यूपाई हो रहा है। तो कैन आई से दैट एक्स इज बेसिकली ऑक्यूपाइड विथ 50% ऑफ द टीवीज, 8 में से 4। Yes, sir. तो अब इतना ऑब्जर्वेशन करने के बाद लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। पहला, द यूनिट सेल शोन इन द फिगर बिलोंग्स टू विच टाइप? मैंने NaCl डिस्कस कर दिया, CsCl डिस्कस कर दिया, तो उनमें तो ऐसा टीवीज का ऑक्यूपेंसी नहीं था। तो आंसर कौन सा है, बी या डी? B. बी। ये जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर को रिफर करता है जहां पर हमने बोला था सल्फाइड ऑक्यूपाइज द कॉर्नर्स एंड द फेस सेंटर्स, मतलब इट हैज अ FCC सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर। तो FCC के लेटाइज पॉइंट सल्फाइड ऑक्यूपाई करता है और जिंक का कटायन ऑक्यूपाइज 50% ऑफ द टीवीज। सो आंसर इज बी। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Y विल बी, NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 था, इसका 8:8 था, और ZnS का टीवीज के हिसाब से कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4. 4:4 था। तो आंसर है 4। Then which of the following above the above structure is not correct? It has CCP structure, true या false? CCP का मतलब FCC ही होता है। Is it correct or not? Yes, sir. ये करेक्ट है। Each X ion is surrounded by 8 Y ions. Wrong है। रॉन्ग है, Wrong. क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 बोला है इसका मतलब एवरी जिंक विल बी सराउंडेड बाय 4 सल्फाइड एंड एवरी सल्फाइड विल बी सराउंडेड बाय 4 जिंक। उसी को तो कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो ऑब्वियसली ये फॉल्स है, यही नॉट करेक्ट है, यही आंसर है। तो बाकी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू डायमंड, यस, बिकॉज डायमंड में भी कार्बन एटम्स हैज अ FCC टाइप अरेंजमेंट जिसमें इट इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड द फेस सेंटर एंड 50% ऑफ द टीवीज। इसीलिए जो Z है डायमंड का नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल वो 8 आता है। क्यों 8 आता है? क्योंकि कॉर्नर का 1 होता है, फेस सेंटर का 3 होता है और 50% टीवी का 4 होता है। और क्योंकि डायमंड में एक ही तरह के एटम्स है तो 4+4 होगा। यहाँ पे जिंक 4 था, सल्फाइड 4 था, बट डायमंड में सिर्फ कार्बन है तो 4+4 8 हो जाता है। तो याद रखना डायमंड का स्ट्रक्चर ZnS के जैसा ही है, लेकिन ZnS में 4 जिंक और 4 सल्फाइड होते हैं, डायमंड में सिर्फ कार्बन होते हैं, तो उसका Z का वैल्यू 8 हो जाता है। एंड X ions are present at the corner and center of each phase, yes, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, in
CaF2 टाइप स्ट्रक्चर जिसको फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं ना। फ्लोराइड एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर है जिसमें जो अनायन है वो वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है और कटायन लेटाइस पॉइंट्स पे प्रेजेंट होता है। ये स्पेशल इसलिए है बिकॉज जनरली जो सॉल्ट्स है जितने भी हमने देखे हैं उसमें कटायंस आर ऑलवेज स्मॉलर देन द अनायंस। ड्यू टू दैट अनायंस लेटाइस पॉइंट्स ऑक्यूपाई करता है और कटायन वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है। दैट्स अ जनरल अरेंजमेंट। बट कैल्शियम फ्लोराइड में बिकॉज द फ्लोराइड अनायन इज वेरी वेरी स्मॉल, it is a special type of arrangement जहां पर anion will occupy the voids और ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर्स को हम फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। फ्लोराइड, so the general arrangement of fluoride is Ab2 यानी फॉर्मूला फ्लोराइड is Ab2। तो कैल्शियम फ्लोराइड के केस में कैल्शियम कटायन ऑक्यूपाइज FCC का लेटाइस पॉइंट्स, तो नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस होंगे 4। और फ्लोराइड being the smaller sized ion occupies all the TVs। और अब पता होना चाहिए TVs किधर होते हैं। एक क्यूब के 8 छोटे छोटे क्यूब्स के सेंटर पे जो पॉइंट है वहां पर टीवी का पोजीशन होता है। ठीक है, तो ऑल टीवीज अगर ऑक्यूपाई करेगा तो वो 8 होगा। तो 4:8 के हिसाब से यहाँ पर फॉर्मूला 1:2 होता है। दैट इज वाई वी हैव कैल्शियम फ्लोराइड का फॉर्मूला है Ca+2 एंड F- के 2 आयंस। तो क्वेश्चन देखते हैं, इन CaF2 टाइप फ्लोराइड स्ट्रक्चर कैल्शियम आयंस फॉर्म क्या होना चाहिए? ए। FCC का CCP। मतलब ही होता है CCP, मतलब ये ऑप्शन रूल आउट है, बाकी सब अवेलेबल है। Then F- ions are present in all which voids? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल voids। अब CCP के साथ टेट्राहेड्रल का एक ही कॉम्बिनेशन है, आगे नहीं में देखोगे तो आंसर तो C हो गया। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? तो कैल्शियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 8 होगा और फ्लोराइड जो कि टेट्राहेड्रल वॉइड है उसका 4 होगा। तो इसमें एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर नंबर ऑफ एटम्स 4:8 है Z का वैल्यू, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 8:4 होगा। नंबर ऑफ एटम्स 4:8 होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8:4 होगा हमेशा। तो कैल्शियम का अगर नंबर ऑफ एटम 4 है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, करेक्ट। और कोऑर्डिनेशन नंबर F- का 4 होगा। दैट्स व्हाई द आंसर इज सी। क्लियर? समझा? यस सर। नेक्स्ट, अ यूनिट सेल ऑफ बेरियम क्लोराइड जिसका फ्लोराइड स्ट्रक्चर है इज मेड अप ऑफ। अभी मैंने बोला कि कैल्शियम फ्लोराइड में कितने कैल्शियम थे और कितने फ्लोराइड थे? कितने कैल्शियम थे और कितने फ्लोराइड थे? अभी अभी ताजा ताजा हमने डिस्कस किया। 4। 4 कैल्शियम और 8 फ्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड में भी 4 बेरियम होगा और 8 फ्लोराइड होगा, तो आंसर इसका बी है। क्लियर? नेक्स्ट, a metal X crystallizes in a face-centered cubic arrangement with the edge length of 862 picometer. What is the shortest separation of any two nuclei of the atom? Now, किसी भी क्यूबिक अरेंजमेंट में शॉर्टेस्ट सेपरेशन का मतलब दो एटम्स के सेंटर का डिस्टेंस, दो एटम्स के सेंटर का डिस्टेंस। तो अगर दो एटम्स क्लोज पैकिंग में है मतलब दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो इधर से इधर तक का डिस्टेंस जो है वो शॉर्टेस्ट सेपरेशन होता है।
and how much this will be equal to? दोनों का रेडियस के summation. Pardon? This is your radius r and this is your radius r. मतलब 2r is the shortest separation, distance between the neighboring centers भी बोलते हैं इसको. तो FCC में r और a का रिलेशन है 4r equal to √2a. तो अगर 2r ढूंढना है तो इट विल बी √2a by 2. मतलब दिस विल बी a by √2. तो आपको a जो है वो 862 दिया है, उसको डिवाइड करो 1.414 से, एंड जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द शॉर्टेस्ट सेपरेशन. शॉर्टेस्ट सेपरेशन 2r के बराबर होता है और FCC में a by √2 के बराबर होगा. ठीक है. सो 50 के पहले तक मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ सो दैट नेक्स्ट सेशन में याद रहेगा कि 50 ऑनवर्ड्स हमें डिस्कस करना है. ओके Okay, 53rd. Total volume of atoms present in a FCC unit cell of a metal with radius r is. FCC unit cell में atoms का total volume कितना होता है? The total volume of atoms in the FCC will be equal to volume of one atom times the number of atoms present in the FCC unit cell. मतलब can I say it is Z times the volume of the atom? What is Z for FCC? How many number of atoms per unit cell do we have in FCC? 4. 4. And एक एटम जो स्फीयर की तरह अज्यूम करते हैं उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब. Yes, sir. तो आंसर डायरेक्ट है, इट इज 16/3 पाई आर क्यूब. टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स. यही चीज अगर बीसीसी के लिए पूछा तो Z की जगह 2 डालना है, एससीसी के लिए पूछा तो Z की जगह 1 डालना है. Next, an element crystallizes in a structure having FCC unit cell of an H 200 picometer. If 200 gram of this element contains 24 into 10 raised to 23 atoms, then its density is. Density पूछा है. Now tell me, what is the relation for the density for a unit cell? अप्रोच पहले सोचो. डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है फॉर अ यूनिट सेल? एक ही तो वो फॉर्मूला है पूरे सॉलिड स्टेट के चैप्टर में. Z into mass upon volume by upon volume into Na. हाँ, Zm by a क्यूब इंटू Na, जहां पर a क्यूब जो है वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल है, और इसी को अगर 10 के पावर्स में एडजस्ट करके हम डाले तो मैंने एक डायरेक्ट शॉर्टकट दिया था यहां पर इसी फॉर्मूला का. The shortcut to be used is 10 Zm by a cube into 6. 10 Zm by a cube into 6. जहां पर ये a जो है that is the edge length to be substituted in सेंटीमीटर. मतलब सबसे पहले जो एज लेंथ है वो 200 पिकोमीटर दिया है, तो आई कैन राइट दिस 2 into 10 power minus 8 सेंटीमीटर. पीएम को 3 करने का डायरेक्ट कन्वर्जन बताया था ना. Yes, sir. ठीक है, अगर नहीं याद है तो मैं बता देता हूं. पिकोमीटर का मतलब होता है 10 raised to -12.
उसमें से 10⁻² को सेपरेट करो तो सेंटीमीटर बन जाएगा। तो 10⁻12 में से -2 को बाहर निकाला तो -10 बचा। अब जो -10 है उसमें ये दो जीरोस को बैलेंस कर लो तो बचेगा -8, तो बन गया पीएम सीएम। है ना, आसान तरीका है पीएम को सीएम बनाना। Yes, sir. करेक्ट। Yes, sir. So if you have this A value in centimeter, just take up this standard unit notation और standard notation and उसका क्यूब यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। बाकी इसका क्यूब का 10⁻24 और एवोगैड्रो का 10⁻23 से 10⁻1 जब ऊपर जाएगा तो मैंने ऑलरेडी ये 10 लिख लिया है। That is how I have created the shortcut formula 10Zm/a³ into 6। ठीक है, अब क्वेश्चन में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं क्या क्या वैल्यूज दी है। तो एलिमेंट क्रिस्टलाइज हो रहा है एफसीसी यूनिट सेल में, यानी Z की वैल्यू 4 है। H 200 पिकोमीटर है, इसका मतलब A का वैल्यू जो इस फॉर्मूला के लिए डालना है वो सिर्फ 2 डालना है। Yes, sir. तो मेरे पास Z है, मेरे पास A है, मोलर मास नहीं दिया है। अब मोलर मास के लिए इनडायरेक्टली कुछ तो दिया है। If 200 gram of this element contains 24 into 10⁻23 atoms, then its density is। Unitary method से find करना हाँ, 200 ग्राम में 24 into 10⁻23 atoms है। तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स जिस मास में होगा that will be equal to its 6 into 10⁻23. हाँ, तो ये वाले एटम्स जिसमें होंगे that mass will be equal to X मतलब मोलर मास। 200. हाँ. मोलर मास मिल जाएगा ना, यानी कैपिटल M मिल जाएगा यूनिटरी मेथड से। Yes, sir. X की वैल्यू 200 into 6 into 10⁻23 अपॉन 24 into 10⁻23। पावर तो निकल गया, ये 6 4 और ये हो जाएगा 50 ग्राम पर मोल। Yes, sir. अब दिस इज अ सिंपल सब्स्टिट्यूशन, 10 into 4 into 50 अपॉन a³ मतलब 8 हो जाएगा into 6, तो 6 8 48, 48 और 50 ऑलमोस्ट 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 40 के ऊपर वाला आंसर है। अब ऑप्शन में देखो 41. के ऊपर एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर इज ए। Yes, sir. क्लियर। सॉलिड स्टेट में ये एक ही फॉर्मूला है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स जनरली आते हैं, डेंसिटी वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो Zm/a³ into Na एक्चुअल फॉर्मूला था। जब A को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके 10⁻⁻8 को छोड़ो और जो वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आप 10Zm/a³ into 6 का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली। सर ये सिर्फ पिकोमीटर टू सेंटीमीटर में ना? हाँ, तो अगर मान लो A का वैल्यू 425 pm दिया है, तो pm को cm बनाने का सिंपल ट्रिक क्या है, इसको लिख लो स्टैंडर्ड नोटेशन में 4.25. बस, और 10⁻⁻8। अब इसके बारे में आपको फिक्र नहीं करना है क्योंकि इसका पावर ऑलरेडी 10⁻23 के साथ बैलेंस कर दिया है। खाली इसका क्यूब आपको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करना है इधर a³ में। दिस इज द ट्रिक for direct conversion and a simple substitution for the numerical. Okay, sir. Fine, समझा? Yes, sir. Yes, sir. Next, distance between Na plus and Cl minus ions in NaCl with a density 3.165 gram per cm cube is। अब सबसे पहले मुझे बताओ NaCl कौन से क्रिस्टल का स्ट्रक्चर एक्वायर करता है? FCC सॉल्ट टाइप है। करेक्ट, NaCl has FCC salt like structure। Yes, sir. ठीक है, इसमें Cl माइनस आयंस जो है वो FCC लेटाइस पॉइंट्स को एक्वायर करता है, हाँ। और Na प्लस जो कि एक कटायन है दैट एक्वायर्स द
void विच वॉइड्स? मतलब H सेंटर और बॉडी सेंटर। करेक्ट, यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करता है। तो अगर हम फेस को ऑब्जर्व करें NaCl का, तो उस फेस के कॉर्नर पे कौन होगा? क्लोरीन। Cl माइनस होगा, और H के सेंटर पे Na+ होगा। ठीक है, तो ये टच हो रहा होगा, बट मैं वैसा नहीं बता रहा हूं, मैं डायरेक्टली आपको ऐसे ही बता रहा हूं Na+। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे तो ये वाला जो एज है उसका लेंथ कितना होता है यहां से यहां? A A, और ये A जो है that will be equal to twice of R of the cation and twice of R of the anion. Is that clear? yes sir। तो जो R plus plus R minus है that will be equal to A/2। हाँ तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, द डिस्टेंस बिटवीन Na+ एंड Cl- आयन इन NaCl विद अ डेंसिटी गिवन इज, यानी आपको यही तो ढूंढना है ना, R++ R-, यस सर। और वो क्या होगा आपका A/2 के बराबर होगा। मतलब बेसिकली आपको डेंसिटी के फॉर्मूला से A को निकालना है, और जो भी आंसर आया उसका डिवाइड बाय 2 करना है। करना है। ठीक है, तो अब डेंसिटी में सब्स्टिट्यूशन कैसे करोगे वो बता देता हूं। तो वापस अगर मैं 10Zm/A³ इंटू 6 का फॉर्मूला अप्लाई करूं, ठीक है, तो डेंसिटी आपको दिया गया है 3.165, तो मैं A³ को अलग ले लेता हूं। 10 इंटू व्हाट इज Z फॉर NaCl? 4 क्योंकि अगर आप NaCl के क्रिस्टल में देखोगे तो 4 Na+ आते हैं, 4 Cl- आते हैं, मतलब जो नंबर ऑफ NaCl मॉलिक्यूल्स है वो 4 है, वही Z का वैल्यू भी है, इनटू उसका मोलर मास 58.5 होता है Na+Cl का, अपॉन डेंसिटी नीचे आ जाएगा ग्राम पर cm³ में 3.165 और 6। अब जो भी आंसर आएगा उसका स्टैंडर्ड नोटेशन का वैल्यू आपका A होगा। मतलब मान लो 5.25 आता है, ठीक है, तो वही आपका A का वैल्यू है, उसको हाफ करो, आपका आंसर R++ R- का आ जाएगा। क्लियर? हाँ सर। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में R++ R- फॉर NaCl इज A/2 एंड दैट A कुड बी फाउंड आउट बाय यूजिंग द डेंसिटी रिलेशन, जहां पे Z4 डालना है, मोलर मास NaCl का डालना है, और डेंसिटी को नीचे लेकर आप A³ से A ढूंढो और उसका आधा करो, देन यू गेट द आंसर। सर एक डाउट है। बोलो। सर हमें वो रिलेशन बिटवीन A एंड R है, वो फॉर्मूला और ये फॉर्मूला कब यूज करना है सर? उसमें कंफ्यूजन है। रिलेशन बिटवीन A एंड R? हाँ, वो जो फॉर्मूला है और अभी जो आपने ये फॉर्मूला लिखा, तो हम लोग डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? जो हम FCC बोलते हैं ना, वो अगर किसी एलिमेंट के लिए है तो दैट एलिमेंट का FCC यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ ओनली दोज एटम्स, उस एलिमेंट के एटम्स को ही कंसिस्ट करता है। लेकिन जब हम सॉल्ट लाइक बोलते हैं तो उसमें कटाइन के एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं, और अनायन के आयंस होते हैं, मतलब देयर आर मल्टीपल स्पीशीज। ठीक है, तो नॉर्मल जो FCC होता है ना, नॉर्मल मतलब एक एलिमेंट जिसमें सेम एटम्स होते हैं, जैसे कॉपर FCC यूनिट सेल का स्ट्रक्चर शो करता है। इसका मतलब अगर कॉपर के लेटाइस को देखोगे तो उसके एटम्स आपको कॉर्नर पे और फेस के सेंटर्स पे दिखेंगे बस। तो उसके बेसिस पे कॉपर का Z वैल्यू जो है, Z ऑफ कॉपर, वो 4 आता है, बराबर। और अगर ये FCC सॉल्ट लाइक है तो जरूरी नहीं इसका वैल्यू 4 आए, वो डिपेंड करेगा कि आपका Na+ आयंस कितने हैं, Cl- आयंस कितने हैं, और उसके बेसिस पे Z ऑफ NaCl को कैलकुलेट करना पड़ेगा। इट इज नॉट नेसेसरी दैट Z विल कम आउट टू बी ऑलवेज 4, इट इज अ कोइंसिडेंस। क्योंकि अगर आपको ध्यान रहेगा, कोई नॉर्मल BCC जो होता है उसका Z 2 होता है, 2 होता है, लेकिन अगर CaCl सीजियम क्लोराइड BCC सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर को देखे तो उसका Z
1 आता है। वेरी गुड, क्योंकि उसमें क्लोराइड आयंस नंबर एक होता है, नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस, और सीजियम आयन भी एक होता है। तो 1+1 ऐसा 2 नहीं होता है, टोटल सीजियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स जो है वो 1 होता है। तो दिस Z इज इक्वल टू 1। तो FCC अगर किसी एलिमेंट के लिए बात करते हैं तो उसमें एक ही टाइप के स्पीशीज होते हैं। अगर सॉल्ट लाइक के लिए बात करते हैं तो उसमें एक से ज्यादा टाइप के स्पीशीज होते हैं, जनरली कटायन और अनायन। यस सर। समझा? हाँ सर। Yes, sir. नेक्स्ट, how many lithium atoms are present in a unit cell with edge length 3.5 angstrom and density 0.53 gram per cm cube? atomic mass lithium का दिया है। कितने lithium atoms present है in a unit cell? क्या ढूंढने बोला है? Z. Z। और क्या दिया है? डेंसिटी। बस, तो डेंसिटी इक्वल टू 10 इंटू ZM बाय A क्यूब इंटू 6। अप्लाई कर लो। डेंसिटी आपको दिया है 0.53, Z की वैल्यू तो ढूंढनी है, मोलर मास 6.94 दे चुके हैं, और A क्यूब, नाउ A का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करोगे एज पर दिस शॉर्टकट फॉर्मूला? सेंटीमीटर में लाएंगे। तो एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है ना, तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर ही हो गया ना। यस सर। तो क्या डालोगे वैल्यू A का? 3.5. 3.5। तो 3.5 का क्यूब इंटू 6 इंटू 0.53 अपॉन 10 और अपॉन 6.94 कैलकुलेट करो, आपको Z की वैल्यू मिल जाएगी लिथियम के लिए। समझा अप्रोच? Yes. यस सर, समझा। कैलकुलेशन आप कर लोगे ना? हाँ sir. हाँ सर। नेक्स्ट, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजिंग इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। एलिमेंट मतलब एक ही टाइप के स्पीशीज है, तो Z की वैल्यू डायरेक्टली फ्रॉम द फर्स्ट लाइन इज इक्वल टू 2. 2। तो जैसे जैसे रीड करो, मेक अ हैबिट ऑफ आइडेंटिफाइंग द डेटा गिवन Z इक्वल टू 2। एज लेंथ 500 पिकोमीटर, 5 लेना है हमें। A इक्वल टू 5 लेना है, तो 5 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर के बराबर हो गया। डेंसिटी दी गई है 4 ग्राम पर cm क्यूब। एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इज, once again same formula, Z इक्वल टू 10 इंटू Z इंटू मोलर मास ढूंढना है अपॉन A क्यूब, मतलब 5 5 25 इंटू 5 125 इंटू 6, 125 इंटू 6 हो गया 250 इंटू 3 यानी 750। तो 750 और एक जीरो निकला 75, ये 2 और ये 2 गया, तो मोलर मास हो गया 150। सिंपल कैलकुलेशन। हाँ क्लियर? सर। ठीक है, तो आप ऑब्जर्व करो, Clear, बहुत sir. सारे न्यूमेरिकल्स जो है इस बेस्ड ऑन द सेम फॉर्मूला विच इज डेंसिटी रिलेटेड। नेक्स्ट, सिल्वर हैलाइड्स जनरली शो AGBR कौन कौन से डिफेक्ट शो करता है? सिल्वर हैलाइड एक्सेप्शन था, जो फ्रैंकेल और शॉटकी दोनों ही डिफेक्ट शो करता है। Silver halides like AGBR, AGI shows both Frankel and Schottky defect. Very important factual statement to be remembered. Then in the given crystal structure, what should be the cation X which replaces Na plus to create a cation we can see.
तो आपका अरेंजमेंट Na+Cl-Na+Cl- का ऑल्टरनेट है, ठीक है। तो यहां पर पूछा है कि व्हाट शुड बी द कटायन X विच रिप्लेसेस Na+ टू क्रिएट अ कटायन वेकेंसी। SR+2। क्यों? आयन वहां से मिस है ना। हाँ, so to maintain the electrical neutrality of this crystal structure, the total positive charge has to be balanced with the total negative charge. तो अगर यहाँ पर दो Na+ मिसिंग है और एक वेकेंसी क्रिएट होनी है, तो ये वाला X जो है it has to be a +2 वाला cation, then only the electrical neutrality will be maintained. To maintain electrical neutrality, we have to have a cation with a +2 charge. ठीक है। ओके सर। Next, in the following figure, the blank X is known as dash and Y. Is it electron trap, metal deficient center, F center since it imparts color to the crystal, या F center since it is responsible for positive charge on the crystal? सर फाब सेंटर, सिंस इन Fab. पांच कलर। Correct. Fabman center या F center which is related to the imparting color to the crystal. और इसका एक एग्जाम्पल जो है वो NaCl का है। तो when NaCl is heated in the vapors of sodium, जब सोडियम क्लोराइड को हीट करते हैं in the vapors of sodium, तो this vapors of sodium basically ionizes and creates Na+ and electron, creates Na+ and electron, बराबर। अब ये Na+ आयन जो बना है वो NaCl के क्रिस्टल से Cl- को लेकर जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये Na+ Cl- को उड़ा के लेके जाएगा, यहां पर ये वाला वेकेंसी क्रिएट करेगा। अब इस वेकेंसी को फिलअप करने के लिए आई नीड टू फिल इन समथिंग विच विल हैव अ -1 चार्ज। एवरीवन गेटिंग इट? यस सर। यस सर। तो जो Na+ Cl- को लेकर गया उसकी जगह पर ये इलेक्ट्रॉन बैठ जाता है, और क्योंकि ये वेकेंट स्पेस में या वेकेंसी में इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इट हैज अ टेंडेंसी टू एब्सॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द विजिबल रेडिएशन एंड जंप टू द एक्साइटेड स्टेट। while coming down it will emit some energy in the form of radiation, जिसकी वजह से वो NaCl क्रिस्टल कलर्ड ऑब्जर्व होगा, ठीक है। और वो प्रोसेस में एक वैकेंसी में इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो जाता है, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम एफ सेंटर बोलते हैं, ठीक है। और यहां पर येलो कलर एक्वायर होता है क्रिस्टल को अगर वो NaCl क्रिस्टल की बात होती है तो आंसर इज सी। द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एफ सेंटर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यस सर। Next, the anionic sites occupied by unpaired electrons are called F centers or color centers. They impart dash color to the crystals of NaCl. Can you fill in the blanks? येलो। Yellow. Excess of lithium makes lithium crystal dash. तो ये flame color के related है। लिथियम का कलर कैसा होता है? सोडियम गोल्डन येलो फ्लेम कलर दिखाता है ना। हाँ सर। देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनको जब बंसन बर्नर के साथ हीट करते हैं तो इट हैज अ टेंडेंसी और द प्रॉपर्टी टू गिव अ फ्लेम कलर, ठीक है। तो इसका जो फ्लेम कलर है दैट कुड बी रिमेम्बर्ड एज क्राई वर्ब,
क्राई वर्ब, यानी लिथियम का क्रिम्सन या क्रिम्सन रेड के बराबर होता है। सोडियम गिव्स अ गोल्डन येलो फ्लेम। पोटेशियम वायलेट या लाइलैक बोलते हैं। रुबेडियम का रेड होता है और सीजियम का ब्लू होता है। क्रिम्सन, येलो, वायलेट और लाइलैक, रेड एंड ब्लू आर द कलर्स ऑफ दिस S block alkali metals flame test. So the sequence now will be बोलो, येलो, पिंक, वायलेट। येलो, पिंक और वायलेट सीक्वेंस में ही है ना। पहले सोडियम दिया था तो वो येलो हो जाएगा, लिथियम के लिए क्रिम्सन यानी रेडिश शेड बोल सकते हैं, और पोटेशियम के लिए वायलेट या फेमसली लाइलैक कलर एफ सेंटर्स के हिसाब से आएंगे। Next, experimentally, it was found that a metal oxide has formula M0.98O, यानी एक मेटल ऑक्साइड है जिसमें मेटल इज नॉट प्रेजेंट इन द स्टोइक्योमेट्रिक प्रोपोर्शन, ये नॉन स्टोइक्योमेट्रिक ऑक्साइड बोल सकते हैं। अब जो मेटल M है दैट इज प्रेजेंट एज 2+ and 3+ इन इट्स ऑक्साइड, मतलब मान लो ये Fe का ऑक्साइड है तो उसमें फेरस भी है और फेरिक भी है। तो क्वेश्चन है कि फ्रैक्शन ऑफ द मेटल विच एग्जिस्ट एज M3+ वुड बी, कितना होगा? फिर पहले उसको 98 और 100 लिख देंगे, करेक्ट। फिर +2 चार्ज किसी भी एक को x अज्यूम करेंगे और दूसरे वाले को 98 - x, परफेक्ट, और फिर चार्ज से बैलेंस करके सॉल्व करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। सो M0.98O अगर मैं इसको 100 और 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास आएगा M98 और O100, ठीक है। अब ये M2+ और 3+ में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उनमें से अगर इसको x ले लो तो ये 98 - x हो जाएगा। अब टोटल चार्ज जो है वो इस ऑक्साइड का एज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल 0 होगा। So the amount of the charges would be +2 into x +3 into 98 minus x, and oxygen का -2 into 100 -200 होगा, that will be equal to 0। अब सॉल्व कर लो, 2x plus 98 into 3 294 minus 3x minus 200 equals to 0। तो आप सॉल्व करो तो x जो है that will be equal to 94। तो आपको फ्रैक्शन पूछा है Fe3+ का, तो x हमने M2+ का लिया था ना, तो ये 94 आया, तो फेरिक कितना आएगा? 4 4। तो परसेंटेज कैसे निकालोगे? 4/98 into 100। 4/98 into 100। तो आपका आंसर 4 से थोड़ा ज्यादा आएगा, एंड द आंसर इज सी। क्लियर? क्लियर सर। Next, which of the following shows correct range of conductivity? Conductors 10⁴ to 10⁷ ohm inverse per meter, insulators -6 to +4 ohm inverse per meter, semiconductor 10⁻10 to 10⁻6 ohm inverse per meter। So conductors are those which can conduct electricity। तो उसका जो Siemens meter किसका यूनिट है ये? सर आपने क्या पूछा? Siemens पर मीटर यानी ओम इनवर्स पर मीटर किसका यूनिट है? कंडक्टिविटी के। कंडक्टिविटी। तो ऑब्वियसली कंडक्टर्स आर दोज व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसका जो वैल्यू है वो काफी हाई होगा। हाई होना चाहिए। और सभी कंडक्टर्स इंटरमीडिएट होते हैं। यस सर।
और इंसुलेटर्स जो है दे डोंट हैव एनी टेंडेंसी टू कंडक्ट, तो उनकी वैल्यूज तो बहुत ही कम होनी चाहिए। Yes, sir. हाँ, तो कौन सा एक परफेक्ट रेंज इंडिकेट कर रहा है, पहला, दूसरा, Conductors. तीसरा या ऑल ऑफ देम? हाँ, फिर पहला और तीसरा। पहला और तीसरा। तीसरे में सेमीकंडक्टर्स का इतना रेंज नहीं होता है। इनफैक्ट सेमीकंडक्टर्स का 10⁻⁻⁶ टू 10⁻⁴ जो आपको सेकंड दिया है ना, वो सेमीकंडक्टर का रेंज है। और इंसुलेटर का तो सीधा 10⁻20 से 10⁻10 के रेंज में होता है वैल्यूज। तो यहाँ पर एक ही रेंज करेक्ट है, वो है कंडक्टर्स का, एंड आंसर इज ऑप्शन बी। Next, three types of bands are shown in the figures given below, showing the position of the valence band and the conduction band. Physics में बहुत डिटेल में पढ़ा होगा ये आपने। The figures A, B and C indicate what? A, B and C. फिर ऑप्शन सी। ए जो है जिसमें बैंड्स ओवरलैप होते हैं, कंडक्शन और वैलेंस बैंड ओवरलैप होते हैं, दैट रिप्रेजेंट्स अ मेटल जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी गैप होता है, जहां पर कंडक्शन बैंड से एम्प्टी या वैलेंस बैंड में वो जंप नहीं कर सकता, तो वो कंडक्ट करेगा ही नहीं। तो ऐसे इंसुलेटर्स होते हैं। और जिसमें स्मॉल एनर्जी गैप होता है, डोपिंग के थ्रू उसको कंडक्ट करवाया जा सकता है, दैट कुड बी कॉल्ड एज अ सेमीकंडक्टर। So that's simply option C. Next, the conductivity of intrinsic semiconductors, intrinsic yani pure semiconductors, can be increased by adding a suitable impurity. This process is called Doping. doping. This can be done with an impurity which is dash, rich or deficient as compared to the semiconductor. चार्ज रिच या चार्ज डेफिशिएंट ऐसा बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन रिच या डेफिशिएंट? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन रिच या डेफिशिएंट, तो क्यू इलेक्ट्रॉन है। Such impurities introduce dash defect in them. Non-stoichiometric. Non-stoichiometric because जो corresponding semiconductors बनते हैं उनका stoichiometry में perfect range होता है। And then electron rich impurities result in dash type semiconductor, while electron deficient impurities result in dash type semiconductor. तो रिच वाला क्या करता है, कौन सा सेमीकंडक्टर बनाता है? P. सर इलेक्ट्रॉन रिच एन होता है ना? हाँ, इलेक्ट्रॉन रिच यानी ग्रुप 15 वाला ना। हाँ, तो ग्रुप 15 में आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब आप सिलिकॉन से उसको डोप करोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह जाएगा। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा बनाता है ना, तो दैट विल क्रिएट एन टाइप या पी टाइप? P. एन टाइप। एन टाइप, एन टाइप बनाएगा। सर और जो ऑप्शन इलेक्ट्रॉन में गड़बड़ है। एन टाइप और पी टाइप, हाँ एन पी वाले में तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स बोल रहे हैं यहाँ पर। चेक करो आंसर। 1 मिनट सर। सर D दिया है। हाँ, तो ये डिफेक्ट्स को इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स बोला है। ठीक है, सो टेक इट एज इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स फॉर डोपिंग। जब भी सेमीकंडक्टर्स के लिए डोप करते हैं तो इट विल क्रिएट द डिफेक्ट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स, क्योंकि शायद एक इलेक्ट्रॉन कहीं ज्यादा हो जाता है और कहीं कम हो जाता है, तो दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स। ठीक है, सो आंसर विल बी डी। ओके ओके सर। Next, which of the following statement is true about semiconductors?
Impurity of lower group creates n-type. No, higher group creates n-type. क्योंकि ग्रुप 14 जो है वो आपका रेफरेंस है सिलिकॉन जर्मेनियम सेमीकंडक्टर को डोप करने के लिए। उससे लेफ्ट में यानी ग्रुप 13 जो है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो पी टाइप क्रिएट करेगा। उससे राइट में यानी कि हायर ग्रुप वो एन टाइप क्रिएट करेगा। तो ऑप्शन ए और बी तो दोनों ही गए। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर फॉर्म्ड बाय डोपिंग इम्प्योरिटी। ट्रू सर, ये करेक्ट है, यही आंसर है। और intrinsic semiconductors become conductors when temperature is raised. सिलिकॉन को कंडक्ट करने के लिए डोपिंग करते हैं, टेम्परेचर को रेज करके उसका कंडक्टिविटी नहीं बढ़ा सकते हैं। डोपिंग इज बेसिकली टू रेज और इंक्रीज द कंडक्टिविटी, राइट? हाँ सर। Next, observe the given figure carefully and fill in the blanks by choosing the correct option. तो पहला वाला क्रिस्टल कैसा दिख रहा है? परफेक्ट, डोप्ड या एन टाइप? परफेक्ट दिख रहा है। उसके बाद आर्सेनिक का डोपिंग किया हुआ है तो दिस विल क्रिएट आर्सेनिक यानी ग्रुप 15 ना? हाँ, एन टाइप। एन टाइप और बोरॉन जो ग्रुप 13 है वो पी टाइप। तो परफेक्ट एन टाइप और पी टाइप, ऑप्शन सी इज द आंसर। Next, Fe3O4 is ferrimagnetic at room temperature, but at 850 Kelvin it becomes Fe3O4 मैग्नेटाइट होता है और वो फेरीमैग्नेटिक होता है रूम टेम्परेचर पे, बट 850 केल्विन पे इट बिकम्स पैरामैग्नेटिक। इट बिकम्स पैरामैग्नेटिक, ऑप्शन सी। और ऐसा टेम्परेचर यानी जो 850 केल्विन टेम्परेचर है जिसमें फेरीमैग्नेटिक टेम्परेचर ferrimagnetic material is converted to paramagnetic material is called transition temperature. 850 Fe3O4 के लिए एक ट्रांजिशन टेम्परेचर है। नेक्स्ट, अच्छा 99 को करने से पहले ना 100 का देख लो। मैच द कॉलम वन विथ कॉलम 2। फेरो, फेरी, एंटी फेरो, डाया और पैरा। So ferromagnetic are those which have many unpaired electrons. Many unpaired electrons. So obviously the matching will be third one. अब A का थर्ड के साथ मैचिंग एक ही ऑप्शन में हो रहा है तो आंसर तो A है। नॉनसेंस था। अब बाकी मैच अगर करो तो फेरीमैग्नेटिक एक ऐसा मटेरियल है जिसमें जो अलाइनमेंट्स हैं दे आर नॉट इक्वल इन नंबर। तो सारे के सारे डाइपोल्स एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं होते हैं और कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं जिसकी वजह से इट कैन हैव द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सो दैट मटेरियल विल बी कॉल्ड फेरीमैग्नेटिक। एंटी फेरो में जो डाइपोल्स होते हैं वो सब मैच कर जाते हैं, सब कैंसिल हो जाते हैं, मतलब दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है। डाया में ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, जैसे फोर्थ में दिख रहा है। पैरा में सारे डाइपोल दे आर अनपेयर्ड एंड दे आर रैंडमली अलाइंड, तो फिफ्थ को मैच करेगा। एंटी फेरो जो है वो सेकंड को मैच करेगा, फेरी जो है वो फर्स्ट को मैच करेगा। तो आंसर तो ए है। अब डेफिनेशन देखते हैं 99 में। Ferrimagnetism is observed when the magnetic moments of the domains in the substance are B sir, aligned in parallel and anti-parallel direction in unequal numbers. Correct. Aligned in parallel and anti-parallel directions in unequal numbers so that they don't cancel off completely. Next, a compound MtXQ has cubic close packing CCP arrangement of X. Its unit cell structure is shown below.
द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। सिंपल है ना। जो आपका x है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पिंक कलर्ड बॉल्स एंड दैट इज प्रेजेंट एट फेस सेंटर एंड कॉर्नर। फेस सेंटर एंड कॉर्नर। तो कॉर्नर का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। 1/8 इंटू 8, यानी टोटल कंट्रीब्यूशन 1 हो गया ना टोटल। यस सर। और फेस सेंटर का टोटल 4। तो x कितने होंगे यूनिट सेल में? 5 हाँ 5 सर। कॉर्नर का 1, फेस सेंटर का 3, 1 + 3 4 हो गए। 4 होंगे ना, 5 कैसे होंगे? हाँ सर। और अब m जो है वो स्क्वायर से इंडिकेट कर रहे हैं एंड कहां कहां पे प्रेजेंट है m? 2 एज सेंटर। कितने एज सेंटर्स हैं? 4 4। और एक एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है एक एज सेंटर का? 1/2। 4 इंटू 4 ही एज सेंटर्स के ऊपर है प्लस एक बॉडी के सेंटर पे है, तो कितना कंट्रीब्यूशन? 1। 1। तो टोटल करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ m प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज 2। सो व्हाट इज इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला? mx2। दैट्स इट। ऑप्शन बी जेई का क्वेश्चन है ये। क्लियर? क्लियर सर। Next, in a closed packed structure of mixed oxides, the lattice is composed of oxide ions. 1/8 of tetrahedral voids are occupied by divalent cations, while 1/2 of octahedral voids are occupied by trivalent cations. The formula of the oxide is। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स जिसमें 2 कटायंस होते हैं +2 और +3 वाले, और ऑक्साइड जो है वो सीसीपी टाइप के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, दीज टाइप ऑफ क्रिस्टल्स आर कॉल्ड स्पाइनल क्रिस्टल्स। स्पाइनल, हाँ। ठीक है। और ये स्पाइनल का डेफिनेशन ही है। वैसे अगर स्पाइनल आपने पढ़ा है तो आंसर तो डायरेक्ट है 1 2 का 4। हाँ सर। सो आंसर डी है। अब ये कैसे आता है वो वापस बता देता हूँ। स्पाइनल में 2 कटायंस होते हैं +2 +3, और अनायन ऑक्साइड है जो सीसीपी लैटाइस पॉइंट्स को एक्वायर करता है। तो सीसीपी का मतलब यहां पर नंबर ऑफ ऑक्साइड होंगे 4। ठीक है। हाँ सर। अब इस लैटाइस में 1/8 ऑफ टीवी आर ऑक्यूपाइड बाय डाइवेलेंट कटायंस। तो 1/8 ऑफ टीवी, तो अगर ये सीसीपी टाइप का लैटाइस है तो टीवीज कितने होंगे? 8। 8। तो यहां पर आपका सब्स्टिट्यूशन होगा 1/8 इंटू 8, तो कितना हो गया? 1 Z। और जो ट्राइवेलेंट कटायन है उसका 1/2 ऑफ द ओवीज का ऑक्यूपेंसी है, तो 1/2 ऑफ द ओवी। अब सीसीपी इतने हैं तो ओवी कितने होंगे? 4। 4 ही होंगे, मतलब उतने ही होते हैं। तो यहाँ पर 4/2 2 आ जाएगा। ये हो गया आपका 1 2 का 4 एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज AB2O4। क्लियर? क्लियर सर। और चीज इसमें इनवर्स स्पाइनल करके, इनवर्स स्पाइनल। सो इनवर्स स्पाइनल में कटायन +2 अनायन, सॉरी कटायन +2 और +3 और अनायन O-2 ही होता है। उसमें भी ऑक्साइड सीसीपी लैटाइस पॉइंट्स को एक्वायर करता है जिसके 4 आयंस होते हैं। ठीक है। लेकिन यहां पर जो ट्राइवेलेंट कटायन है वो 50% ओवी और 50% टीवीज को ऑक्यूपाई करता है। 50% ओवी एंड 50% टीवी को ऑक्यूपाई करता है। दैट इज द डिफरेंस। यस सर। ठीक है। तो उसका भी फॉर्मूला
Fe2O4 ही आता है। और इनवर्स स्पाइनल का एक कॉमन एग्जांपल है Fe3O4 मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। जिसमें मैं लिख सकता हूं Fe का +2 डॉट Fe का +3 ट्वाइस और O4 बन गया ना, AB2O4। यस सर। ठीक है, तो ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। Fe3O4 हैज इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर, इनवर्स स्पाइनल। ठीक है, यस सर। a metal crystallizes in two cubic phases, face centered and body centered cubic, whose unit cell lengths are 3.5 and 3 angstrom respectively. Ratio of densities of FCC and BCC is. Now density का फॉर्मूला हमारे पास है 10 Zm by A cube into 6। मैं जब रेशियो लूंगा तो व्हाट आर द कांस्टेंट वैल्यूज व्हिच विल बी कैंसल्ड? Z. क्या? सर मोलर मास। मोलर मास, क्योंकि मेटल तो सेम ही है ना, हाँ। मोलर मास कैंसिल हो जाएगा। 6 और 10 तो कांस्टेंट वैल्यूज है, कैंसिल हो जाएगा। Z एन ए क्यूब बचेगा। हाँ, Z FCC और BCC का अलग है, और A क्यूब यानी एज लेंथ जो है वो भी अलग दिया है। मतलब सिंपली यहां से रिलेशन आ गया कि डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू Z by A क्यूब। Now just take the ratio of density of FCC to density of BCC, which will give you 4 upon 3.5 का क्यूब and BCC के लिए 2 upon 3 का क्यूब। क्लियर? अब आप ओरली अगर थोड़ा देखोगे तो 3 upon 3.5 आपका वैल्यू लेस देन 1 आएगा, और उसका क्यूब करो तो वैल्यू अगेन 1 से कम ही होगा। मतलब जब ये मल्टीप्लाई होगा तो द वैल्यू विल बी समवेयर 1 पॉइंट समथिंग। तो आपका जो रेशियो है दैट इज ऑप्शन बी तो नहीं आएगा। अब जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट अ रेशियो ऑफ 1.259:1। ठीक है, आप 3 का क्यूब 27 और 3.5 का क्यूब अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करके यू कैन जस्ट डू द कैलकुलेशन। फाइन, अप्रोच क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir. Next, an element crystallizes into a structure which may be described by a cubic type of unit cell, having one atom on each corner of the cube and 2 atoms on one of its diagonals. If the volume of this unit cell is 24 times 10 raised to minus 24 cm cube and density of element is 7.2 gram per cm cube, the number of atoms present in 200 gram of element is. Number of atoms present in 200 gram of element is. सर जेड फाइंड करना है। अब ऑप्शंस देखो तो आपको 10⁻²4, 10⁻20, 10⁻23, 10⁻10 के ऑप्शंस दिए हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल नहीं फाइंड करना है आपको, जेड नहीं फाइंड करना है। नंबर ऑफ एटम्स 200 ग्राम में कितने हैं वो ढूंढना है। अंकित क्लियर? हुआ सर क्लियर? यस सर। हाँ, अभी पहले तो क्वेश्चन रीड करते करते क्या क्या डेटा दिया है ना वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर इसको कैसे सॉल्व करना है वो बताता हूं। An element crystallizes into a structure which may be described by a cubic type of unit cell having one atom on each corner. क्या समझा? सर एक एटम ऑन ईच कॉर्नर, मतलब 8 कॉर्नर्स हैं, तो कंट्रीब्यूशन 1 z इज इक्वल्स टू 1 लेंगे यहाँ पे। z इक्वल टू 1 नहीं, यहाँ पर कॉर्नर के हिसाब से नंबर ऑफ एटम्स उस यूनिट सेल में एक आया कॉर्नर के हिसाब से, लेकिन उसके अलावा और भी बोला ना कि 2 एटम्स आर प्रेजेंट ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। अब डायगोनल पे अगर 2 एटम है तो उनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा?
हाँ, Y. 100% होगा पर एटम, है ना? हाँ सर। अगर बॉडी डायगोनल या फेस डायगोनल पे लोगे तो आपका जो एटम है वो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट करेगा कि नहीं? Yes, मतलब sir. एक एटम कॉर्नर पे एक हो गया, दो एटम डायगोनल पे दो हो जाएंगे, तो टोटल एटम्स पर यूनिट सेल कितने हो गए? 3. 3। 3. दिस इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z. देन द वॉल्यूम ऑफ दिस यूनिट सेल, वॉल्यूम यानी किसकी वैल्यू दी है? एक यूनिट सेल की। हाँ, पर ये किसकी वैल्यू एज पर द फॉर्मूला? ए क्यूब। ए क्यूब, परफेक्ट। और डेंसिटी डी की वैल्यू दी है, ठीक है। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये एलिमेंट कौन सा है मुझे नहीं पता है, तो मेरा डेंसिटी के फॉर्मूला से एक्चुअली क्या मिलेगा मुझे? Molar mass. मोलर मास। और मोलर मास का जो मास है उसमें कितने एटम्स होते हैं? एन एटम्स। एन एटम्स। तो 200 ग्राम में कितने होंगे? यूनिटरी मेथड अप्लाई करो, आंसर मिल जाएगा। समझा? Yes, sir. स्टेप्स बताता हूं वापस। डेंसिटी इक्वल टू 10 Zm बाय ए क्यूब इंटू 6. So through this formula you will get the value of the molar mass. ठीक है, जो भी मोलर मास मिला। तो अब उस मोलर मास में 6 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो 200 ग्राम उसी मेटल के अंदर कितने एटम्स होंगे ये ढूंढना है आपको। कर लोगे? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. अच्छा, मुझे ये बताओ, जो ए क्यूब का वैल्यू है यहां से कितना लोगे आप? 24. 24। सिर्फ 24 लोगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने 10⁻24 और 10⁻23 का 10⁻1 को ऊपर लेकर जाके 10 लिख दिया है। अगर ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो ध्यान रखना कौन सा कैसे सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है। ओके सर। Which of the following point defects are shown by AgBr crystals? AgBr silver halide, सर स्कॉटकी एंड फ्रैंकल बोथ। दोनों ही, मतलब 1 and 2, ऑप्शन ए। सर ये ऐसा क्यों होता है पर? दिस इज बेसिकली, सी, शॉटकी और फ्रैंकल दोनों के लिए कंडीशन था। शॉटकी के लिए जो कटाइन है वो बहुत ही छोटे होने चाहिए, सॉरी, शॉटकी के लिए जो कटाइन और अनायन है दे शुड बी ऑफ द सिमिलर साइज। यस सर। और फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए जो कटाइन है दैट शुड बी वेरी स्मॉल सच दैट इट कैन ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल स्पेसेस एज कंपेयर्ड विद द अनायन। तो एक ही मॉलिक्यूल दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता जनरली, बट प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है कि AgBr का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है जिसमें जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस होती है वो काफी बड़ी होती है। सो डिस्पाइट ऑफ Ag प्लस एंड Br माइनस हैविंग अ सिमिलर साइज, इट कैन ऑक्यूपाई सम ऑफ द इंटरस्टिशियल स्पेसेस। तो कटायन मिसिंग भी हो सकते हैं और कटायन इंटरस्टिशियल स्पेस को भी ऑक्यूपाई कर सकता है। मिसिंग के हिसाब से शॉटकी बताएगा और इंटरस्टिशियल स्पेस के हिसाब से फ्रैंकल बताएगा। तो ओवरऑल AgBr वाले क्रिस्टल्स जो है वो दोनों ही डिफेक्ट्स बताते हैं। दिस इज काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके सर, समझा। नेक्स्ट, the edge lengths of the unit cells in terms of the radius of spheres constituting FCC, BCC and simple cubic unit cell are. एज लेंथ यानी ए, रेडियस यानी आर, ए और आर का रिलेशन आपको FCC, BCC और SCC के लिए आइडेंटिफाई करना है। बोनस क्वेश्चन है, टेल मी FCC का रिलेशन क्या है? 4r is equals to √2a। और R इक्वल टू √2a, तो यहाँ पर A का जो रिलेशन होगा वो 2√2r होगा, 2√2। यस Yes, सर। sir. BC से मैं 4r इक्वल टू √3a, √3a बॉडी डायगोनल के बराबर भी होता है,
तो ए हो जाएगा 4r/√3 के बराबर, यस और सर। SCC में ए 2r के बराबर होता है, तो सीधा सीधा 2r आएगा। तो हाँ 4r/√3 और 2r is the answer, option A. Clear? क्लियर सर। That's it. This was the last question. So that completes solid state.